प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने कल के वीडियो में देखा कि भास के 13 नाटकों को भास नाटक चक्र कहा जाता है। उसमें कुछ नाटक कृष्ण कथा आधारित थे, कुछ कल्पना आधारित थे, कुछ रामायण कथा आधारित थे और कुछ महाभारत कथा पे आधारित थे। भास जो हैं वो संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं, जो कि ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं सदी के बीच हुए थे, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले हुए थे। इतनी बड़ी मात्रा में जो ग्रंथ मिलते हैं कि एक ही लेखक ने 13 ग्रंथ लिखे हों, वो एकमात्र भास ही हैं। और परिमाण और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से इनके ग्रंथ जो हैं वो श्रेष्ठ ग्रंथों में शामिल होते हैं। 1912 में, यानी आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा साल पहले तक इनकी रचनाएं हमें ज्ञात नहीं थी। 1912 में टी गणपति शास्त्री ने इनकी ग्रंथों को खोजा और उसके बाद उसे अनंत शयन जो ग्रंथमाला है त्रिवेंद्रम से, वहाँ से प्रकाशित कराया। और इन 13 ग्रंथों में कुछ एक विशेष प्रकार का साम्य देखा। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये 13 ग्रंथ एक ही कवि के रचनाएं हैं और ये जो हैं वो किसकी रचनाएं हैं? ये हैं भास की रचनाएं हैं। हमने देखा कि रामायण आधारित 2 नाटक इनके हैं, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। अभिषेक में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है और प्रतिमा नाटक में भरत के द्वारा अपने पिता जो दशरथ हैं उनकी मृत्यु के पश्चात जो देवकुल है, मंदिर है, वहाँ पर रखी गई प्रतिमा को देखकर उन्हें ज्ञात होता है कि पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो ये मुख्य घटना इसमें वर्णित है। महाभारत के आधारित जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं भास ने, वो 6 हैं। मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभारम, उरुभंगम, दूत घटोत्कच और पंचरात्रम। मध्यम व्यायोग में मध्यम पुत्र भीम या फिर मध्यम पुत्र ब्राह्मण की कथा है। दूत वाक्य में कृष्ण भगवान दूत बनकर जाते हैं धृतराष्ट्र की सभा में, यानी हस्तिनापुर में, और अपने वचनों को कहते हैं। नीतिपरक वचन है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन उनकी बातों से सहमत नहीं हैं और वो युद्ध के लिए एक तरह से तैयार हैं कि युद्ध के बाद ही फैसला होगा, हम अभी कोई भी अपना साम्राज्य का एक हिस्सा भी नहीं देंगे। इस तरह से कर्ण भारम में कर्ण है, कर्ण के ऊपर युद्ध का भार आता है। उससे पहले इंद्र को वो अपने कवच कुंडल दान दे देते हैं। तो ये उसमें घटना है। उरुभंगम, उरुभंगम में उरु मतलब जंगा, भंग यानी नाश करना। तो उरु का नाश किया किसने? भीम ने दुर्योधन की जंगा का नाश किया, क्योंकि दुर्योधन ने जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जुआ खेला जा रहा था, तब द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा था कि आकर तुम मेरी दासी बनो और मेरी जंगा पर बैठो। इस तरह से उन्होंने कहा था। तभी भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इसकी जंगा को तोड़ूंगा। दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच ये पात्र जो है, घटोत्कच महाभारत का ही पात्र है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में घटोत्कच, जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र है, उनको दूत बनाकर भेजा जाता है दुर्योधन के पास कि अभी भी समय है, हम युद्ध को रोक सकते हैं और एक शांतिपूर्ण समझौता कर सकते हैं। तो हमें हमारा साम्राज्य दे दो, हमारा राज्य दे दो, तो ये युद्ध यही रुक सकता है। परंतु दुर्योधन इससे सहमत नहीं है और युद्ध आगे बढ़ता है। तो ये जो दूत घटोत्कच, यानी घटोत्कच को दूत के रूप में बनाकर भेजा है, ये घटना कवि भास की अपनी मौलिकता है, उनकी कभी अपनी कल्पना से लिखा गया है, क्योंकि ऐसी घटना हमें महाभारत में नहीं मिलती कि घटोत्कच को दूत बनाकर भेजा गया हो। फिर आता है पंचरात्रम। पंचरात्रम में क्या होता है कि 5 रात्रियों में पांडव अगर मिल जाते हैं तो दुर्योधन उनको आधा साम्राज्य दे देगा, और जो द्रोणाचार्य हैं उनके प्रयासों से मिल जाते हैं वो, और आधा राज्य दे दिया जाता है। इस प्रकार की घटना है। ये भी महाभारत की पृष्ठभूमि में है, परंतु महाभारत में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उसने आधा राज्य पांडवों को दे दिया था। तो यहाँ पर भी कवि ने पृष्ठभूमि महाभारत की ली है, यानी महाभारत पे आधार बनाया है, पात्र वही लिए हैं, परंतु कवि ने अपनी कल्पना से उसको नया बना दिया है। और यही कवि की एक तरह से नवीनता होती है कि वो नवीनता उसमें लाए। नवीनता ही नहीं होगी तो फिर महाभारत तो पहले ही था, तो फिर महाभारत से ही वो वापस वही घटनाएं हो तो उनको कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा। तो इसलिए महाभारत कथा के बाद में हमें मिलता था कृष्ण कथा पर आधारित बालचरितम। बालचरितम में कृष्ण भगवान के बचपन की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है। कंस वध, उनके जन्म से लेकर कंस वध तक की घटना इसमें वर्णित है। फिर आता है कल्पना पर आधारित नाटक। कल्पना पर आधारित नाटक में है अभिमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगन नारायण और स्वप्नवासोदत्तम। अभिमारक में क्या है? अवि यानी भेड़ रूपधारी राक्षस को मारने वाला विष्णुसेन और कुरंगी की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त में क्या है? चारुदत्त नाम का एक नायक है, वो बहुत दरिद्र है और उसका गणिका वसंत सेना से प्रेम का वर्णन है।
प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, योगेंद्रायण नाम के जो मंत्री हैं उदयन के, उनने 2 प्रतिज्ञाएं की है, उनका इसमें वर्णन है। स्वप्न वासवदत्तम, स्वप्न यानी स्वप्न में वासवदत्ता को देखने की प्रमुख घटना से इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है। इन ग्रंथों को आज हम देखेंगे, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासवदत्तम। तो इसलिए आज हम इसको करेंगे। अब हमने कल देखा था इनको क्रमशः सबको कि किस प्रकार से दूत वाक्य एक व्यायोग है, कर्णभारम उत्शिष्टिकांक रूपक है, दूत घटोत्कच एक अंक का ही उत्शिष्टिकांक रूपक है, उरुभंगम एक दुखांत रूपक है, मध्यम व्यायोग एक व्यायोग है जिसमें ब्राह्मण के मध्यम पुत्र की घटना है, पंचरात एक समवकार होता है, उसमें 3 अंक होते हैं, तो इस प्रकार इसमें घटना है। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं और राम के राज्याभिषेक की घटना प्रमुख रूप से वर्णित है। बाल चरितम 5 अंकों का नाटक है, कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कृष्ण कंस वध, जो उनके मामा थे कृष्ण के, उनके वध तक की घटनाएं हैं। अभिमारक में राजा राजकुमार अभिमारक और राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम और विवाह का वर्णन है। प्रतिमा नाटक में हमने देखा था कि प्रतिमा अर्थात मूर्ति, मूर्ति दर्शन से ही प्रमुख घटना इसमें वर्णित है। तो इस प्रकार से हमने कल भास के 13 नाटकों में से 10 नाटक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13 नाटक। तो अब देखिए, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा, 2 प्रकार की प्रतिज्ञाएं की योगेंद्रायण ने। योगेंद्रायण कौन है? योगेंद्रायण है उदयन के मंत्री। तो देखिए, यह 4 अंकों का नाटक है जिसमें उदयन व वासवदत्ता के प्रेम और विवाह की लोक कथा को भास ने नाटकीय रूप प्रदान किया है। लोक कथा यानी कि जैसे दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती है, वैसे ही उस जमाने में लगभग 2500 साल पहले इस तरह की कथाएं प्रचलित थी कि एक राजा उदयन था और एक वासवदत्ता थी, उनका प्रेम हुआ, विवाह हुआ, इस तरह की घटना कहानी थी। उसको उन्होंने ग्रहण किया और नाटक का रूप दे दिया। इस नाटक को स्वप्न वासवदत्तम नाटक की पूर्व कथा भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्वप्न वासवदत्तम नाटक में जो घटनाक्रम है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो यानी कह सकते हैं कि 2 नाटक जो हैं वो उदयन और वासवदत्ता के प्रेम पर ही आधारित है, प्रेम और विवाह पर। उसका पूर्व भाग प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है और उसका उत्तर भाग स्वप्न वासवदत्तम है। काव्य परिपाक, काव्य कला परिपाक और नाटक कला प्रौढ़ी, दोनों दृष्टियों से ये एक सफल नाटक है। यानी कि काव्य की भी एक उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में, और नाटक में जो नाट्य कला होती है वो भी श्रेष्ठ है। राजा उदयन का जो मंत्री है योगेंद्रायण, उसने 2 दुष्कर प्रतिज्ञाएं की है, उसकी वजह से इसका नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण पड़ा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको कहानी समझनी होगी। मैं बताती हूँ आपको कहानी कि किस तरह से प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में मंत्री योगेंद्रायण ने 2 प्रतिज्ञाएं की और उनको सफल भी किया। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि जो राजा उदयन हैं वह वत्स देश के राजा हैं और उनके पड़ोसी देश में कौन है? वासवदत्ता के पिता जो महासेन प्रद्योत नाम के राजा हैं, वह चाहते हैं कि उनकी बेटी का विवाह एक योग्य वर से हो। तो वो सब जगह खोज करते हैं। उनकी खोज जो है वो उदयन पर जाकर समाप्त होती है, जो कि वत्स देश के राजा हैं। परंतु उदयन जो हैं उनके पड़ोसी राजा तो हैं, परंतु उनसे उनका जो है मित्रता व संबंध नहीं है, बल्कि उनमें एक अवैमनस्य है। जैसे होता है ना कि पड़ोसी तो हैं परंतु अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव वहाँ भेजा उदयन के पास, तो हो सकता है कि वो उसको स्वीकार ना करें, नकार दें। तो इसलिए वो ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसी युक्ति की जाए, कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि राजा उदयन को स्वतः ही मतलब वासवदत्ता से प्रेम हो जाए और फिर विवाह हो जाए। तो इसके लिए वो एक योजना बनाते हैं कि उन्हें पता है कि राजा उदयन मृगया प्रेमी है, यानी शिकार करने की प्रेमी है, और वीणा वादन में भी बहुत ही कुशल हैं। तो इस दोनों गुणों को जानकर वासवदत्ता के पिता प्रद्योत महासेन क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि जो उदयन है उनके साम्राज्य की सीमा के आसपास एक सफ़ेद हाथी के रूप में एक नकली हाथी, कृत्रिम हाथी भेज देते हैं। और जंगल में जब मृगया खेलने के लिए गए हुए हैं उदयन, तो उन्हें पता चलता है कि एक सफ़ेद हाथी यहाँ पर जंगल में आया हुआ है। अब ये जो उदयन है ये अपनी वीणा वादन में इतने कुशल हैं कि किसी भी जंगली हाथी को भी अपना पालतू बना सकते हैं। तो अपनी वीणा वादन की कला के द्वारा ये उस जंगली हाथी को अपने बस में करने के लिए उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर निकल जाते हैं। और जब वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैं तो अपने साम्राज्य की सीमा को पार कर चुका हूँ और मैं तो
प्रद्योत की यानी महासेन की सीमा में जा चुका हूँ। जब ऐसा होता है तो उन्हें अपने योगेंद्रायण और उनके जो सेनापति वगैरह है ये भी बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो सेना सहित आ रहे थे तो उन्हें तो वक्त लगता, और ये तो घोड़े पर थे तो दौड़ते हुए उस कृत्रिम हाथी के पीछे पीछे निकल जाते हैं। जब ये अपने साम्राज्य की सीमा को छोड़ चुके हैं और दूसरे राजा की यानी कि प्रद्योत की सीमा में पहुंच चुके हैं, वहाँ पर वो जो कृत्रिम हाथी है, वो कृत्रिम हाथी एक तरह से एक लकड़ी का हाथी था और उसमें बहुत सारे सैनिक भरे थे उसके महाराज प्रद्योत के, और उसके साथ ही वहाँ झाड़ियों में और यहाँ वहाँ भी बहुत बड़ी सेना के रूप में महाराज प्रद्योत के सैनिक थे। तो वो बाहर निकलते हैं और उसको अकेला पाकर, उदयन को अकेला पाकर बंदी बना लेते, बंदी बनाकर अपने साम्राज्य में यानी अपने राजा के पास, प्रद्योत के पास ले चलते हैं। और जब ले जाते हैं तो वो नगर की सीमा में प्रवेश करते हैं, तब उनको उदयन को एक तरह से बहुत शाही सवारी के रूप में ले जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कैदी को या बंदी को ले जा रहे हैं, बल्कि रथ पे बिठाकर सारी जनता को दिखाते हुए ले जा रहे हैं और एक तरह से पूरा राजोचित उसको सम्मान देते हुए ले जा रहे हैं। पर हाँ, वो उनकी दृष्टि से वो बंदी है, क्योंकि वो युद्ध में हार गया है, अकेला था इसलिए। अब पहुंचते हैं वो उसके दरबार में प्रद्योत के, तब वहाँ पर एक तरह से उन्हें बंदी बना के रखा जाता है कैद खाने में। तब ये पता चलता है कि मतलब कुछ ना कुछ काम तो देना ही है कैद खाने में जो कैदी है उनको, तो उन्हें काम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं वीणा बजाने में कुशल हूँ और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तो महाराज जो प्रद्योत है उनकी कन्या वासवदत्ता है, उसे भी वीणा सिखाया जाना है। ये भी प्रद्योत का ही एक प्लान था कि वासवदत्ता को वीणा सिखाने के बहाने उदयन के पास भेजा जाए और उदयन और वासवदत्ता में स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाए, तो फिर उनका विवाह आराम से हो सकेगा। तो वासवदत्ता बहुत ही सुंदर स्त्री है, बहुत गुणवती है, और उदयन जो हैं वो सुंदर तो हैं ही, बहुत सारी कलाओं में कुशल हैं और वीर भी हैं। तो इस प्रकार के गुणों से मोहित होकर ही प्रद्योत ने अपनी पुत्री के रूप में, योग्य वर के रूप में उदयन को ही चुना है। तो अब वो वीणा सिखाने के लिए जो वासवदत्ता हैं उनको उदयन के पास भेजते हैं, यानी कि एक ऐसा महल बना देते हैं जहाँ पर वो नज़रबंद रहेंगे और आराम से वो वीणा वगैरह सिखाएंगे और उनका पूरा सम्मान होगा। ऐसे मतलब कैदी की तरह नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति की तरह ही सम्मान होता रहेगा और वो वीणा सिखाएंगे। वीणा सिखाने के क्रम में ही जो वासवदत्ता और उदयन एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। इधर उदयन के साम्राज्य में यानी वत्स प्रदेश में योगेंद्रायण को ये सूचना मिलती है कि उदयन को बंदी बना लिया गया है महाराज प्रद्योत के द्वारा। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं महाराज उदयन को वहाँ से कुशलतापूर्वक निकाल लूँगा। वो संदेश पहुँचाते हैं उदयन के पास कि आज रात्रि में आपको यहाँ से निकाल लिया जाएगा, आप तैयार रहें इस तरह से। तो वापस उदयन सूचना भेजते हैं कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, बल्कि मैं वासवदत्ता को भी अगर यहाँ से निकाला जाता है तो मैं आऊँगा। तो योगेंद्रायण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दोनों को ही निकालूंगा, यानी कि उदयन को वहाँ से सकुशल निकालूंगा और स्वप्न जो वासवदत्ता है उनकी शादी उदयन से कराऊंगा। इस प्रकार से दो इसमें भयंकर वो प्रतिज्ञाएं करते हैं और दुश्मन देश के साम्राज्य में पहुंचकर वहाँ पर अपनी कूटनीति का, अपनी युद्ध कला का परिचय देकर वासवदत्ता और उदयन को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब वासवदत्ता और उदयन को ये लगता है कि हम इस तरह से जा रहे हैं यहाँ से, तो महाराज प्रद्योत जो हैं वो हो सकता है कि हमारे प्रेम को स्वीकार ना करें, इसलिए वासवदत्ता भी अपने माता पिता को छोड़कर अपने प्रियतम यानी कि उदयन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह उनसे अनन्य रूप से प्रेम करती है और वह उनके साथ चली जाती है। यानी माता पिता की आज्ञा के बिना ही, विवाह करे बिना ही वो वहाँ से आ जाती है और उदयन और वासवदत्ता अपने साम्राज्य में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वे शादी करते हैं और इस प्रकार से योगेंद्रायण की दो प्रतिज्ञाएं सफल होती है और वासवदत्ता जो कि उनके पिता के द्वारा ही पूर्व योजना के तहत उदयन को दी गई है, एक तरह से उन्हें और ये पता था कि अगर वासवदत्ता उदयन के सानिध्य में आई तो उनसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर स्त्री, गुणवती स्त्री भी हो तो वो कोई भी पुरुष उससे आकर्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से उदयन और वासवदत्ता को लग रहा है कि हम जो हैं महाराज प्रद्योत की आज्ञा के बिना, यानी कि एक तरह से भाग कर शादी कर रहे हैं, तो वो हमसे गुस्सा होंगे। परंतु यहाँ प्रद्योत जो है उस पूरे योजना के एक तरह से सूत्रधार हैं और उन्होंने ही ऐसी योजना बनाई है कि उदयन जो है स्वाभाविक रूप से वासवदत्ता से प्रेम करने लगें और उन दोनों की आपस में शादी हो जाए।
तो इस प्रकार से महाराज प्रद्योत तो काफ़ी खुश हैं कि हाँ ठीक है, जो बेटी है वो योग्य वर को प्राप्त हो गई है। और इस प्रकार पीछे से वो क्या करते हैं, जब निकल जाते हैं वासवदत्ता और उदयन, तो उनके फ़ोटो बनवाते हैं और फ़ोटो का ही विवाह करवा देते हैं और उन्हें मान लेते हैं कि वासवदत्ता का उदयन से विवाह हो गया। ये घटनाक्रम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में है। अब स्वप्न वासवदत्तम में क्या होता है, स्वप्न वासवदत्तम में जो होगा वो घटनाक्रम हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, परंतु आज थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 6 अंकों का नाटक है, ये भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें क्या होता है, जब उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि राजकाज सबको छोड़ देते हैं, किसी पे कुछ ध्यान नहीं देते, तो उनका एक शत्रु है आरुणि, वो उनके साम्राज्य पर आक्रमण करता है और साम्राज्य को क्रमशः छीनता जाता है। तब योगेंद्रायण को चिंता होती है, क्योंकि वो एक योग्य मंत्री है कि इस तरह से वासवदत्ता के प्रेम में अगर राजा इतने ज़्यादा मोहित हुए तो फिर दत्ता जो है हमारे एक तरह से इस साम्राज्य के लिए एक अच्छी नहीं होगी। तो वो वासवदत्ता को कहते हैं कि महारानी, आपके प्रेम में महाराज इतने अधिक आसक्त हैं कि वो राजकाज को छोड़ चुके हैं और हमारा साम्राज्य हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। तो हम एक योजना बनाते हैं, उस योजना में आप को मरा हुआ दिखाया जाएगा और आपको कहीं और रखा जाएगा लगभग साल भर के लिए। तब पीछे से उदयन और वासवदत्ता आपस में अलग होंगे और उदयन जो हैं वो वासवदत्ता के प्रेम को जब भूलने लगेंगे तो उनकी शादी मगध राज की पुत्री पद्मावती से की जाएगी, क्योंकि पद्मावती के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की गई है ज्योतिषियों के द्वारा कि पद्मावती का विवाह उदयन से होगा और उदयन जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इस तरह से भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। तो ये इस भविष्यवाणी का फायदा उठाकर योगेंद्रायण सोचते हैं कि पद्मावती जो कि मगध राज की पुत्री है और महाराज दर्शक की बहन है, उनका विवाह किसी भी प्रकार से उदयन से कराया जाए। तो उदयन जो है वासवदत्ता के जीवित रहते हुए तो करेंगे नहीं विवाह, क्योंकि वो तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वासवदत्ता को एक तरह से मरा हुआ दिखाया जाएगा और इस प्रकार से वह पद्मावती के भाई दर्शक की सहायता से, यानी उसकी सेना, बहुत बड़ी सेना है दर्शक की, उसकी सहायता से अपनी शत्रु आरुणि पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो योगेंद्रायण और वासवदत्ता प्रकट होते हैं और लास्ट में ये पूरी घटनाक्रम खुलता है कि किस तरह से योगेंद्रायण ने योजना बनाई थी कि हमारा साम्राज्य वापस मिले और पद्मावती से, राजकुमारी पद्मावती से उदयन का विवाह हो जाए। तो इस प्रकार से लास्ट में जब इस नाटक का सुखांत होता है तो राजा को अपना साम्राज्य, यानी राजा उदयन को अपना साम्राज्य पुनः मिल चुका है, पद्मावती से विवाह हो चुका है और वासवदत्ता भी जीवित है, ये सूचना मिलती है। तो वासवदत्ता, पद्मावती और सभी आराम से सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें जो 6 अंक है उसमें से 5वें अंक में स्वप्न घटना है एक, जिसको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे कि स्वप्न दृश्य के आधार पर ही, स्वप्न में वासवदत्ता को देखे जाने के आधार पर ही इसका नामकरण स्वप्न वासवदत्तम हुआ है। और ये संस्कृत नाटकों की एक परंपरा ही होती है कि किसी चरित्र के आधार पर या किसी घटना के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में ये कथा है। कल हम अंक के हिसाब से कि प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, इस तरह से इसकी घटना को पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम 13वां नाटक, जो कि भास का जो नाटक चक्र है उसमें अंतिम कड़ी है। तो चारुदत्त नाम का ये नाटक है। इसको दरिद्र चारुदत्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन है। ये 4 अंकों का नाट्य है। इसमें क्या होता है कि अचानक से ये नाटक समाप्त हो जाता है, तो इससे हमें लगता है कि जो भास थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, यानी भास इसको पूरा ही ना कर पाए, इसलिए ही इसको भास की अंतिम रचना यानी कि 13वां नाटक इसमें रखा जाता है। और इसी घटना को पूरा करने के लिए शूद्रक नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने मृच्छकटिकम नाम की घटना मतलब नाटक लिखा है, प्रकरण लिखा है। और इसका जो घटनाक्रम है वो भी लोक कथा पर आधारित है। क्या इसमें कथा है कि एक ब्राह्मण होता है चारुदत्त, वो बहुत ही धनवान था पहले तो, परंतु अपनी दानशीलता की वजह से अपना सारा धन दान दे देकर वो गरीब हो जाता है। और जब वो गरीब हो जाता है तो उस गरीबी का भी इसमें बहुत उल्लेख है कि गरीबी बहुत ही कष्टकारी होती है। गरीबी जब आती है तो दोस्त नहीं रहते, भाई बंधु सब पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार से
वो बहुत ही गुणवान ब्राह्मण है, परंतु वो दरिद्र हो चुका है। इधर गांव में ही एक गणिका है, वसंत सेना नाम की। गणिका मतलब नर्तकी, गांव की जो राज्य नर्तकी होती है, यानी कि वर्तमान संदर्भ में वेश्या भी कह सकते हैं, परंतु उस समय वो एक बहुत ही सम्मानित पद हुआ करता था, गणिका, राजगणिका। वसंत सेना, तो वसंत सेना चारुदत्त से प्रेम करने लगती है, उनके इस तरह के गुणों को देखकर कि वो कितने दानवीर हैं, कितने दानी हैं, कि सब कुछ दान दे दिया उन्होंने, और वो तो गरीबी में अब जी रहे हैं। चारुदत्त पहले से ही शादीशुदा हैं, द्यूता नाम की उनकी पत्नी है, परंतु फिर भी वसंत सेना, इस तरह से इसमें घटनाक्रम गुथा जाता है कि वसंत सेना और चारुदत्त का एक बार एक दूसरे को देखते हैं और आपस में प्रेम हो जाता है, और एक दूसरे को फिर वो लास्ट में जाके यही होता है कि वसंत सेना चारुदत्त को मिल जाती हैं, यानी कि दोनों का विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें घटनाक्रम है। मृच्छकटिकम नाटक में इसका विस्तृत विवरण आता है, और इस जो नाटक है इसमें बहुत सारे और भी पात्र हैं, जैसे कि इसमें विदूषक का नाम मैत्रेय है, इसमें जो संजलक है, संवाहक है, इस तरह के बहुत सारे इसमें पात्र हैं। तो ये तो हमारे विषय नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ परिचय की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। सज्जलक, संवाहक, विदूषक, और इसका एक गुण है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें चोरी भी की जा रही है, एक पुरुष एक स्त्री के पीछे पड़ जाता है, और गरीबी है, और जो पात्र है इसमें भी, जैसे ब्राह्मण चारुदत्त को नायक बनाया गया है, और गणिका जो है वसंत सेना, उसको नायिका बनाया गया है। तो इस तरह से इसमें बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि राजा रानी का ही प्रेम हो, बल्कि एक साधारण इंसान में भी प्रेम हो सकता है। तो इस तरह की इसमें घटना है। अब आता है एक और कहा जाता है कि यज्ञफल नाम का भी एक नाटक था, जो कि भास का ही रचना है, ये माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं भास की रचना, क्योंकि इसमें कुछ भिन्नता है, मतलब कुछ अलग तरह का है ये। 1941 में राजवेद्य कालिदास शास्त्री नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने यज्ञफल नाम का भी एक ग्रंथ भास के नाम से ही प्रकाशित करवाया था, परंतु ये इनकी मौलिक रचना नहीं मानी जाती है, यानी कि हम तो 13 ही मानेंगे, और 13 वहाँ तक है। अब देखिए नाट्य कला, इतने सारे नाटक हमने देखे, तो इसमें क्या है, नाट्य के क्षेत्र में भास ने एक विशिष्ट स्थान ग्रहण कर रखा है। उपलब्ध नाटककारों में वे प्रथम हैं, और परवर्ती कालिदास, बाण इत्यादि महाकवियों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है, यानी कालिदास से भी पहले हुए हैं भास, और कालिदास, बाण इत्यादि सब ने अपने ग्रंथों में उनकी प्रशंसा की है। उनके नाटकों की विविधता तथा अनेकता ही भास के नाट्य कौशल और मौलिकता की परिचायक है। उनके रूपकों में नाट्य नियमों का सुदृढ़ पालन नहीं हुआ है, परंतु रोचकता फिर भी बनी हुई है, यानी बहुत सारे नियम होते हैं नाट्य के कि किस तरह से लिखा जाना चाहिए, वो सब नहीं हुए हैं, फिर भी बहुत अच्छा ये ग्रंथ है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कथा वस्तु की दृष्टि से भास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, कृष्ण कथा, आख्यायिका, लोक कल्पना इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र से भास ने कुछ न कुछ कथानक एक तरह से ग्रहण करके उसको नाट्य उपयोगी रूप में बना दिया है। भास के रूपकों में संक्षिप्त हमने देख लिया। कथा वस्तु सूक्ष्मतया अवलोकन करने पर विभिन्न नाट्यों में भास के नाट्य कौशल के भिन्न भिन्न स्तर में दिखाई देते हैं। राम कथा पर आधारित 2 नाटक थे, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। दोनों में ही यद्यपि भास ने अपनी कल्पना का तो किंचित चमत्कार दिखाया है, किंतु कथा वस्तु के निर्वाह में सुश्लिष्टता दृष्टिगोचर नहीं होती, यथार्थ शिथिलता ही दिखाई देती है। यानी कि उसमें कवि की कल्पना तो है, परंतु कथा वस्तु की दृष्टि से उसमें थोड़ी शिथिलता है। कृष्ण चरित्र पर आधारित बाल चरित्र के कथा संविधान की भी लगभग यही दशा है। इस दृष्टि से भास की नाट्य प्रतिभा एवं नाट्य जो कथा कौशल है, उन नाट्यों से अधिक उभरे हैं जिनकी कथा वस्तु महाभारत पर आधारित है। मतलब जो हमने 4 प्रकार के इनका विभाजन किया, उसमें भी अगर देखें तो महाभारत पर आधारित जो इनके नाटक हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से कहे गए हैं। ऐसे नाट्य में भास ने अपनी कल्पना से कथा को आमूल चूल परिवर्तित करके अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया है। नाटकीय संविधान की भी रक्षा उन्होंने कर ली है कि मौलिकता भी आ गई और नाटकीय संविधान भी हो गया। प्रख्यात कथा वस्तु की घटनाओं के क्रम में फेरबदल करके उन्हें भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत कर सकने में भी भास निष्णांत हैं। यानी कि घटनाओं में काफ़ी अधिक उन्होंने फेरबदल किया, फिर भी वो अच्छी प्रकार से उसको कह पाए हैं। दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, पंचरात्रम आदि की कथा वस्तु इसकी ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने नवीनता उसमें ला दी है। फिर भी भास जिन रूपकों के कारण सर्वाधिक चर्चित हुए हैं, सर्वाधिक प्रशंसित हुए हैं, वे हैं उनके अविमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासवदत्तम। इस प्रकार से हमने देखा कि
श्रृंगारिक कथा वस्तु है प्रतिज्ञा योगनारायण में, स्वप्न वासवदत्तम में और अभिमारक में। इन रूपकों की कथा वस्तु सर्वत्र ही तीव्र व्यापारपूर्ण है। कथानक का प्रवाह न मंद होता है और न ही अवरुद्ध होता है। कतिपय अर्थ प्रकृतियों एवं नाटकीय अवस्थाओं के संयोग से विविध नाट्य संधियों का निर्वाह भी बहुत ही कुशलतापूर्वक किया गया है। यानी कि कवि जो हैं वो पूरी नाट्य संधियाँ वगैरह का भी पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 13 नाटक जान लिए हैं, नाट्य जान लिए हैं किनके, भास के। अब हम कल शुरू करेंगे स्वप्न वासवदत्तम नाटक का सारांश। उससे पहले आज आप इनके पात्रों का परिचय ले लीजिए, ताकि आप अपनी कॉपी में इनको नोट करेंगे और कथा में कौन कौन से पात्र हैं ये अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक है, उसमें कुल 6 अंक हैं। अंकों के अनुसार घटनाक्रम हम कल पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं उसके पात्र का परिचय। जैसे कोई मूवी होती है तो मूवी में होता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, या कॉमेडियन कौन है। इस तरह से हमें पहले ही पता होता है, तब हम देखने जाते हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसमें तो फला फला हीरो है। तो ये जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है, इसके बारे में एक प्रशंसा के रूप में एक उक्ति कही जा सकती है। आपको पता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसको जर्मन विद्वान गेटे ने पढ़ा था, और पढ़ने के बाद में वो इतने ज़्यादा उससे मोहित हो गए थे, इतने ज़्यादा उससे आश्चर्यचकित हो गए थे कि ऐसा ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने उस ग्रंथ को अपने माथे पर रखकर नाचने लगे थे वो। तो तब तक उनको, गेटे महोदय को, जर्मन विद्वान को, स्वप्न वासवदत्तम का तो ज्ञान नहीं था, क्योंकि स्वप्न वासवदत्तम तो 1912 में खोजा गया है। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर गेटे महोदय को स्वप्न वासवदत्तम नाम का ये ग्रंथ पहले मिल जाता तो शायद वह इसको भी अपने माथे पर लेकर उसी तरह नाचते, जैसे कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने माथों पर रखकर नाचना शुरू कर दिया था कि कितना अच्छा ग्रंथ है। क्योंकि यह ग्रंथ किसी भी दृष्टि से, स्वप्न वासवदत्तम जो ग्रंथ है वो किसी भी दृष्टि से कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से कम नहीं है, मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो अब देखिए पात्र इसमें, वे पात्र कुछ पुरुष पात्र हो सकते हैं, कुछ स्त्री पात्र हो सकते हैं। जो रंगमंच पर आएंगे, जो जिनका मंचन होगा, उन पात्रों को हम देखेंगे। तो पुरुष पात्र क्रम से जैसे जैसे हम नाटक शुरू करेंगे तो उसमें सूत्रधार पहले आता है। सूत्रधार मतलब नाटक को एक तरह से शुरू करने वाला, पूरा उसका सूत्र को धारण करने वाला। तो ये नाटक का प्रारंभकर्ता होता है और रंगमंच का अध्यक्ष होता है। भटऊ नाम से इसमें पात्र आएंगे तो 2 भट्ट होते हैं, यानी पद्मावती के 2 सेवक होते हैं। योगंद्रायण, योगंद्रायण कौन है? राजा उदयन के मंत्री हैं, अमात्य हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे जो बहुत सारे मंत्री होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो योगंद्रायण। राजा कौन है इसमें? राजा है उदयन, जो कि वत्स प्रदेश के राजा हैं। राजा का एक मित्र है वसंतक नाम का, जिसका नाम है वसंतक, और विदूषक वो कहलाता है। विदूषक मतलब कॉमेडियन। जैसे सर्कस में जोकर होता है, किसी भी पिक्चर में कॉमेडियन होता है, वैसे ही यहाँ पर वसंतक नाम का एक विदूषक है। हर नाटक में कोई ना कोई विदूषक होता है, यहाँ पर वसंतक उसका नाम है। तो वह राजा का मित्र होता है और घटनाक्रम को आगे बढ़ाने में राजा की एक तरह से मदद करता है। और इसका जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, थोड़ा अलग तरह का होता है। ये खाऊ प्रकृति का होता है, पेटू प्रकृति का होता है, यानी भोजन प्रिय होता है, इसको भोजन बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की इसमें घटनाक्रम आएगा। कांचुकीय, ये क्या होते हैं? महाराज दर्शक के अंतपुर में रहने वाला एक सेवक है, यानी कि उम्रदराज एक व्यक्ति होता है जो कि अंतपुर में रहता है, यानी कि जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, महिलाएं रहती है, उसमें रहता है ये रानियों के संदेशवाहक के रूप में। और ऐसे तो महाराज दर्शक कौन थे? पद्मावती के भाई, उनके अंतपुर में रहने वाला ये कांचुकीय नाम का एक पद है। ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी शिक्षा अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी है, जो कि लावाणक ग्राम से आया है। कल हम पढ़ेंगे कि लावाणक ग्राम की इसमें क्या भूमिका है। वासवदत्ता, वासवदत्ता क्या है ये तो पता ही है आपको, अब तक जान लिया आपने। वासवदत्ता महाराज उदयन की पटरानी है, यानी कि प्रधान रानी है, और प्रद्योत की पुत्री है। प्रद्योत को महासेन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी है। महासेन, महान है सेना जिनकी, ऐसे महाराज प्रद्योत को महासेन भी कहा जाता है। और वासवदत्ता का एक दूसरा नाम अवंतिका भी रखा जाएगा। जब उन्हें छद्म वेश में छिपाकर रखा जाएगा तब उनका दूसरा नाम अवंतिका कर दिया जाएगा, क्योंकि वासवदत्ता नाम रखते तो वो पहचान में आ जाती। तो इस प्रकार से वासवदत्ता इसकी नायिका है। पद्मावती, पद्मावती क्या है? ये उदयन की दूसरी पत्नी बनेगी, ये आपको पता ही है, उनका विवाह होगा उससे। परंतु ये किसकी? मगधेश्वर यानी मगध के राजा दर्शक की बहन है। दर्शक इनके भाई हैं और वो बहुत ही मतलब वो हैं, बहुत बड़ी सेना इनकी है, बहुत पराक्रमी राजा हैं। इनकी मदद से ही उदयन को अपना साम्राज्य वापस मिलेगा। तापसी,
तपोवन में रहने वाली एक वृद्धा महिला है तापसी। चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी, तो पद्मावती की विश्वास पात्र परिचारिका यानी दासी चेटी है। मधुरिका और पद्मिनिका ये भी पद्मावती की सेविकाएं हैं, पद्मावती की दासियां हैं। धात्री, धात्री क्या है? पद्मावती की उपमाता, यानी कि आपको ये पता है कि प्राचीन ज़माने में जो रानियाँ होती थी वो तो सिर्फ जन्म देती थी बच्चों को, उनका पालन पोषण धाई करती थी, धाई माँ, धात्री। तो पद्मावती की धाई माँ है ये धात्री नाम से। विजया, विजया क्या है? राजा उदयन की परिचारिका है, यानी कि प्रतिहारी है, यानी द्वार पालिका, यानी संदेश को अंदर बाहर पहुंचाने वाली, यानी कि द्वार पर खड़ी रहने वाली द्वारपालिका है विजया। अब देखिए प्रद्योत महासेन इनका दूसरा नाम है, अवंती राज है ये और वासुदत्ता के पिता हैं। अंगारवती कौन है? वासुदत्ता की माता है। वसुंधरा, वसुंधरा कौन है? वासुदत्ता की धात्री यानी धाई माँ। अभी जो यहाँ पे धात्री आया था वो पद्मावती की उपमाता थी, अब यहाँ वसुंधरा नाम से वासुदत्ता की धाई माँ का नाम आया है। वसुंधरा वैसे और वैसे ही वासुदत्ता, तो याद कर लेंगे आप, वासुदत्ता की धाई का नाम है वसुंधरा। वासुदत्ता के दो भाई भी हैं, गोपालक और पालक, तो ये वासुदत्ता के भाई हैं। वैदेही, वैदेही कौन है? उदयन की माता। तो इस प्रकार से हमें इसमें पात्र मिलते हैं और इन पात्रों को आज आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तब हम कल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे किसका, स्वप्न वासवदत्तम के नाटक में जो कुल 6 अंक है उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे कि पहले अंक में क्या कहा है, दूसरे अंक में क्या है। अंक क्या होता है? अंक जो है वो नाटक का विभाजन का एक क्रम है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल शब्द पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और इस ज्ञान राशि को अन्य तक पहुंचाइए, इसलिए इसको शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आपके किसी भी तरह के कोई सुझाव है तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।